बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे। मैं हूं साक्षी बत्रा। यूक्रेन रशिया सिचुएशन लगातार खराब होती जा रही है क्योंकि लगातार खबरें ऐसे आ रही हैं कि एक एक करके अलग अलग एरियाज पर रशिया कब्जा करती जा रही है, हमला बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस को देखते हुए ना ही केवल रशिया और यूक्रेन के लिए लेकिन बाकी देशों के लिए भी काफी चिंताजनक हो चुका है। और साथ ही में इंडिया के साथ भी जो ट्रेड रिलेशंस हैं उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, इस पर काफी ज्यादा फोकस है। इन सभी के ऊपर इम्पैक्ट को समझने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय सहाय हैं मेरे साथ, डायरेक्टर जनरल और सीईओ फियो के। डॉक्टर सहाय, स्वागत है आपका बिजनेस टुडे पे और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए इस खास समय पर, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे वॉर लाइक सिचुएशन से ग्लोबल ट्रेड कैसे इम्पैक्ट हो रहा है और क्या आपको इमीडिएटली अभी 2 दिन हुए हैं और 2 दिन के अंदर क्या ऑलरेडी कुछ इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड में देखने को मिल चुका है? देखिए, जहां तक ग्लोबल ट्रेड का सवाल है, ये वॉर कल से शुरू हुआ है। इट्स बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है बिकॉज हम लोग कोविड से अभी बाहर ही आ रहे हैं और सबको ये उम्मीद थी कि हम कोविड से बाहर आ रहे हैं तो हम एक ग्रोथ ट्रैक पे रहेंगे, बट दिस हैज बीन सेटबैक मोर सो फॉर द वर्ल्ड ट्रेड एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी। और जहां तक इंडिया का सवाल है, आई थिंक हम अभी इस स्टेज पे हैं कि हम बहुत ज्यादा उसको एसेस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज जो कंट्रीज ने सैंक्शन लगाई है, यूएस और यूके ने, उन्होंने रशियन बैंक्स के ऊपर सैंक्शन लगाई है और कुछ क्रेडिट एजेंसीज के ऊपर सैंक्शन लगाई है। जो रशियन शिपिंग लाइन है उनके ऊपर भी सैंक्शन लगाई गई हुई है। बट सैंक्शन का रियल इम्पैक्ट हमें तभी पता चलेगा कि क्या ये सैंक्शन कुछ एंटिटीज से कन्फाइंड है। कभी कभी हम सैंक्शन देखते हैं वो किसी सेक्टर्स के ऊपर पूरा लग सकती हैं। जैसे अगर कभी लग जाए कि नहीं, इंडस्ट्रीज के ऊपर सैंक्शन लग गई, देन ट्रेडिंग ऑफ एनी इंडस्ट्रियल गुड्स बिकम डिफिकल्ट। दूसरी चीज ये है, जब भी अगर सैंक्शन लगती है तो जनरली एक ट्रांजिशन पीरियड, जिसको विंड डाउन पीरियड हम कहते हैं, वो अवेलेबल रहता है। उस पीरियड में जो शिपमेंट्स होते हैं उनके सैंक्शन नहीं लगता है। तो अभी हम जब फाइन डिटेल्स इसके देखेंगे तो हमें पता चलेगा क्या इस तरह का कुछ रिलीफ मिला है। और अगर रिलीफ मिलेगा तो जो ट्रांजिशन में जो भी शिपमेंट्स होंगे, एटलीस्ट उसमें एक्सपोर्टर वरीड नहीं रहेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में तो हमें देखना पड़ेगा कि ये वॉर, हम उम्मीद करते हैं ज्यादा लंबा ना चले और जल्दी कोई निगोशिएटेड सेटलमेंट इसके ऊपर हो जाए। क्योंकि अगर ये वॉर लंबा चलता है और स्ट्रिंजेंट सैंक्शंस आती हैं तो हम ग्लोबल इकोनॉमी में इतने ज्यादा इंटीग्रेटेड हो गए हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे ऊपर उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा, और ना खाली हमारे ऊपर, जितने विश्व के देशों हैं सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं आपसे इसी बात पर आगे ये भी समझना चाहती हूँ, हमें लगातार खबरें सैंक्शंस की देखने को मिल रही हैं। कुछ देश अब ऐसे भी बता रहे हैं, ब्रिटेन, फ्रांस से ये भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि वो रशिया को स्विफ्ट से हटा देना चाहते हैं, एक फाइनेंशियल सिस्टम में ब्लॉकेज लेकर आना चाहते हैं। तो इससे ग्लोबल ट्रेड पर भी और हमारे इंडिया के ट्रेड पर भी पेमेंट्स के लिहाज से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कहीं ना कहीं पेमेंट्स पे अड़चने आ सकती हैं। ऐसे में किस तरीके से आप इस सिचुएशन को देख रहे हैं? देखिए, जहां जब स्विफ्ट के ऊपर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन आता है, नॉर्मली अगर यूएस करता है या ईयू करता है, तो यूएस डॉलर में और यूरो में ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंडियन बैंक्स के लिए प्रॉब्लम आती है बिकॉज आज की डेट में जो बैंकिंग भी इतनी इंटीग्रेटेड हो गई कि उनका करस्पॉन्डिंग रिलेशन यूएस और यूरोप के बैंकों के साथ है, तो वो भी बहुत केयरफुल होके जाते हैं। इसीलिए हमने देखा है कि डिपेंड करेगा सैंक्शंस किन सेक्टर्स के ऊपर आती है, किन एंटिटीज के ऊपर आती है, और उसके ऊपर एक कॉल लेनी पड़ेगी। बिकॉज अगर स्विफ्ट के ऊपर सैंक्शन आती है तो डीलिंग इन दीज करेंसी विल बिकम वेरी चैलेंजिंग, बिकॉज कोई भी आपका ट्रांजेक्शन थ्रू नहीं होगा, बिकॉज स्विफ्ट के थ्रू ही वो ट्रांजेक्शन होते हैं। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग होगा। अब भी हमें देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर क्या कॉल ली जाती है, क्या ट्रेड के लिए किया जाता है। और मेरे को लगता है कि ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन होगा, उसके ऊपर गवर्नमेंट कॉल लेगी, वो गवर्नमेंट हम लोग को गाइड करेगी। सो अकॉर्डिंगली हम लोग एडवाइस करेंगे एक्सपोर्टर्स को। और जरूर इसमें को लगता है कुछ दिनों में इसके ऊपर कोई ना कोई चर्चा जरूर होगी। ओके, अंडरस्टूड। सर, ये भी समझाइए कि अभी कोई ना कोई शिपमेंट्स ऑलरेडी या तो रास्ते पे होंगी या पोर्ट में होंगी या पहुंच रही होंगी रशिया में, यूक्रेन में। ऐसी सिचुएशन में कितना क्वांटम ऑफ रिसीवेबल्स अभी स्टक है, किस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिससे आपने एनालाइज किया हो कि इमीडिएटली अभी हम लोग कितने रिस्क पर हैं? देखिए, जो शिपमेंट्स हो रहे हैं उसमें कुछ शिपमेंट्स होंगे जो कि इंडिया से निकल गए हैं, उनके पोर्ट पे पहुंचने वाले हैं या ड्यूरिंग ट्रांजिट हैं। कुछ ऐसे शिपमेंट होंगे जो पहुंच गए होंगे जिनका पेमेंट ड्यू है। तो और बहुत से शिपमेंट ऐसे होते हैं जो कि ईसीजीसी कवर के अंदर होते हैं, उनको क्रेडिट इंश्योरेंस कवर रहता है।
तो जो भी शिपमेंट इंश्योरेंस कवर के अंदर गए हैं उनमें उतना बड़ा चैलेंज हमको नहीं लगता है। अगर एक्सपोर्टर्स के पास इंश्योरेंस कवर है तो जरूर वो कवर मिलेगा, लेकिन जो इंश्योरेंस में कवर के लिए नहीं होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह उनका पेमेंट आएगा। रशिया जैसे कंट्री में मेरे को ये नहीं लग रहा कि कोई पेमेंट डिफॉल्ट होगा, बिकॉज फाइनेंशियली एक साउंड कंट्री है, लेकिन पेमेंट्स डिले जरूर हो सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने कल ये बोला था कि अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो एक्सपोर्टर्स का गुड्स अंडर ट्रांजिट है या पेमेंट्स अंडर एक्सपेक्टेड है उनके ऊपर कोई ना कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन करके उनको क्लियर करें। जी, साथ ही हमारे सभी व्यूअर्स को अगर आप ये समझा सकें कि बायलैटरल ट्रेड करंटली भारत और रशिया के बीच, भारत और यूक्रेन के बीच किस तरीके से है, कितना क्रूशियल इम्पैक्ट हो सकता है और कितने बड़े हम ट्रेड में डील करते हैं आपस में, जिससे हमें ये समझ में आ पाए कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट हमारे साथ खास तौर पर हो सकता है। देखिए, अगर इंडिया और रशिया का ट्रेड देखिए तो 2021 कैलेंडर ईयर में हमारा रशिया से करीब $8.5 बिलियन का इंपोर्ट हुआ था, हमारा रशिया को एक्सपोर्ट अराउंड $2.6 बिलियन का था। और यूक्रेन के साथ हमारा जो टोटल इंपोर्ट है वो करीब $2 बिलियन से कम है और हमारा एक्सपोर्ट रफली $510 मिलियन है। तो अगर इंडिया का पूरा एक्सपोर्ट देखें जो कि इस साल $400 बिलियन एक्सपोर्ट का होगा, रफली $550 बिलियन प्लस इंपोर्ट्स का होगा, तो उस कंटेक्स्ट में कोई बहुत ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट्स नहीं है। लेकिन आज की डेट में हर कंट्री इंपॉर्टेंट है, उसके साथ हमारा ट्रेड इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, मैंने बोला कि जब भी इस तरह की डेवलपमेंट होती है तो अनसर्टेनिटी ट्रेड में बहुत आती है, और अनसर्टेनिटी का जो इम्पैक्ट है वो काफी ग्लोबल लेवल पे आ जाता है, बिकॉज हम लोग ग्लोबली कनेक्टेड हैं। हमारी वरी ज्यादा उसको लेके है, हम बहुत ज्यादा वरी अभी इंडिया रशिया के ट्रेड को लेके नहीं है, इंडिया यूक्रेन के ट्रेड को लेके नहीं है, बिकॉज ऐसे भी वो उसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में नहीं, बैलेंस ऑफ ट्रेड दूसरे कंट्रीज के फेवर में है। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि इस तरह का जो डिस्ट्रप्शन हुआ उसका जल्दी एक सोल्यूशन निकाला जाए, जैसे ग्लोबल ट्रेड आराम से अच्छे ही चलता रहे और हमारा इन कंट्रीज के साथ जो ट्रेड है वो भी बढ़ता रहे। जब हम प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करते हैं तो हमारा जो मेजर एक्सपोर्ट इन दोनों कंट्री को है वो बेसिकली फार्मास्यूटिकल है, मशीनरी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स है, रबर है, हम सेरेमिक्स प्रोडक्ट करते हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट करते हैं, कुछ एपरल भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे इंपोर्ट में रशिया से ऑयल एंड गैस है, फर्टिलाइजर दोनों कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं, यूक्रेन से कुछ प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स भी इंडिया में होता है, और साथ ही साथ हम इन कंट्रीज से और इनऑर्गेनिक केमिकल्स और थोड़े और मटेरियल भी दिया करते हैं। जी, साथ ही मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, आप लगातार हमसे ये भी बता रहे हैं कि सैंक्शंस के प्रोग्रेस को तो हम देख ही रहे हैं कि और एनालाइज कर रहे हैं कि कितना इम्पैक्ट होगा, साथ ही अभी ये भी अनसर्टन है कि ये वॉर कितना लंबा चलेगा। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि अगर कितने समय तक हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल सकते हैं और किसके बियॉन्ड हमारे लिए बहुत क्रिटिकल हो जाएगा कुछ काउंटर स्टेप्स लेने के लिए, वॉर अगर लंबा चलता है तो? देखिए, जनरली इंडिया ने जो भी एक्सपोर्ट किया होगा वो डिपेंड करता है सेक्टर में, बट 2 से 3 महीने तक की इन्वेंट्री हम मानते हैं उस कंट्री के पास होगी। तो अगर 2-3 महीने के अंदर इसका सोल्यूशन आता है तो शायद हमारा एक्सपोर्ट उसी स्पीड से चलता रहे, और इसका अगर सोल्यूशन नहीं आता है तो एक्सपोर्ट जो हमारा इम्पैक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन और जल्दी आए, हमें उतना भी वेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज जब भी सिचुएशन में डिसरप्शन आता है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि ऑलरेडी हम कोविड की वजह से डिस्ट्रप्शंस देख ही रहे हैं और सेक्टर में, ट्रेड में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सभी में काफी ज्यादा वेव 1, वेव 2 और वेव 3 के बीच में रिस्ट्रिक्शंस की वजह से यहाँ पर अड़चने जरूर आई हैं, और अब ये एक और चैलेंज सामने आके खड़ा हो गया है। तो ऐसे में ये कितनी बड़ी वॉल ऑफ वरी है जो आप समझते हैं अभी इंडियन ट्रेडर्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए? देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी एक चुनौती है, बिकॉज अगर हम देखें तो ये खाली हम 2 कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, इससे हो सकता है हमारा एंटायर CIS का ट्रेड इफेक्ट हो, हमारा जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है उनका भी ट्रेड इफेक्ट हो, क्योंकि अगर शिपिंग लाइन उस एरिया में जाने से वो थोड़ा डिले करती हैं तो ये ट्रेड भी इफेक्ट हो सकता है। फिर हमने देखा है कि जैसे फ्यूल प्राइसेस में हमने ऑलरेडी देखा है फ्यूल प्राइसेस बढ़ जा रही हैं, और इस तरह का जब ग्लोबली इस समय इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो फ्यूल प्राइस के बढ़ने से ये इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। फ्रेट रेट्स हमने देखे हैं ऐसे ही बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, इन कारणों से फ्रेट रेट भी और ज्यादा बढ़ेगा। तो आई थिंक जो चैलेंजेस इकोनॉमी के हैं वो चैलेंजेस इस प्रॉब्लम के आने के फर्दर एग्रवेट हो जा रहे हैं।
जी, तो आप कुछ असेस करके हमें समझा सकते हैं कितना खतरा है फ्रेट रेट बढ़ने का इन सब डिसरप्शंस की वजह से? क्रूड ऑयल प्राइसेस का $105 हो जाना, इन्फ्लेशन का बढ़ना और बाकी इंश्योरेंस कॉस्ट इस समय बम्प अप हो जाना और ट्रेड में ये अड़चने आना, कितने ज्यादा कॉस्ट पे इम्पैक्ट आएगा? जी देखिए, ट्रेड में अभी जो हमने फ्रेट देखा था वो रिकॉर्ड हाई था। एक साल के अंदर कुछ डेस्टिनेशन का 200% फ्रेट बढ़ा था और कुछ डेस्टिनेशन का 350% तक बढ़ा था। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि सेकेंड क्वार्टर से फ्रेट थोड़े सॉफ्टन होने लगेंगे, बिकॉज चाइना भी थोड़ा स्लो डाउन किया है। लेकिन जब ये सिचुएशन आ गई तो हमें इस समय कोई उम्मीद नहीं है कि कुछ महीनों के अंदर फ्रेट कम हो जाएगा। फ्रेट अभी अगर बाल्टिक इंडेक्स देखें, जो फ्रेट का एक इंडिकेटर है, वो इसी 3-4 दिन के अंदर काफी बढ़ गया है। और नेचुरली फ्रेट ही नहीं बढ़ा है क्योंकि इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ गई है, तो इससे कारण भी फ्रेट बढ़ेगा। तो एज ऑफ नाउ हम फ्रेट में कोई रिडक्शन होते हुए नहीं देखना रहे, अनलेस कि ये वॉर बहुत जल्दी कंक्लूड हो जाए और एक ग्लोबल मैसेज चला जाए कि वी आर बैक ऑन नॉर्मलाइजेशन, तो शायद हो सकता है। बट एज ऑफ नाउ हमें कोई फ्रेट में कोई गिरावट की कोई उम्मीद अभी नहीं लग रही है। ओके, ऐसी सिचुएशन में अभी आप एक्सपोर्टर्स को किस तरीके से एडवाइस कर रहे हैं, वो इस सिचुएशन पर कैसे डील करें जिससे से ज्यादा रिस्क से प्रोटेक्ट हो सकें इस समय और ज्यादा नुकसान भी ना हो उनका? देखिए, अभी हम उनसे एक्सपोर्टर से यही कह रहे हैं कि अभी आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए, जो कंसाइनमेंट आपको भेजना है आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हम लोग भी सैंक्शंस की क्या आ रहा रिस्ट्रिक्शन, उसके ऊपर भी हम लोग विचार करेंगे और अगर सैंक्शन में कोई विंड डाउन पीरियड है तो उसको एक्सपोर्टर को बताएंगे कि आप कर सकते हैं, तब तक आपका पेमेंट भी आ जाएगा, तो आपके ऊपर कोई रिस्क नहीं है। क्योंकि आज की डेट में अगर आप एक्सपोर्ट भी करते हैं और जिस तरह के स्विफ्ट पे रिस्ट्रिक्शन आपने बात की है, उस तरह का रिस्ट्रिक्शन आता है तो पेमेंट जरूर डिले हो जाएगा। रशिया जैसे कंट्री से अभी मैं ये नहीं सोचता हूँ कि पेमेंट में हमें कोई नहीं आएगा, पेमेंट ऐसा नहीं है। दे आर फाइनेंशियली रशिया काफी साउंड कंट्रीज है, लेकिन डिले इन पेमेंट इज एक्सपेक्टेड अगर इस तरह का डेवलपमेंट होता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सहाय हमारे साथ ये सभी थॉट्स को शेयर करने के लिए और समझाने के लिए इस यूक्रेन रशिया क्राइसिस का इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड पर क्या हो सकता है। और हम लगातार आपसे चर्चा करते रहेंगे जैसे जैसे सिचुएशन आगे बढ़ेगी और समझेंगे कि इस सिचुएशन से डील करने के लिए एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम आगे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी इनसाइट शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।